host Dr. Shweta. So Dr. Shweta, 9 o'clock is there. Please start the meeting. Hello everyone, I am Dr. Shweta Singh, Vice President of Delhi Homeopathic Medical Association. On behalf of DHMA, I welcome you all in today's webinar. For the new viewers, I would like to introduce Delhi Homeopathic Medical Association. It is an association working since 1932 and is founded by Yudhvir Singh Ji, who is the first health minister, and since then we are working for the upliftment of homeopathy. And during this lockdown, we are under lockdown, so we started this initiative of webinar series, and which is we have received a lot of great response from all the viewers. So today our speaker is Dr. Deepak Sharma, who is our General Secretary, and he is the Executive Director of HWC Homeopathic World Community, and he is the Chairman of WOW, World Homeopathic Awareness Organization. He is also an national and international speaker and founder of Orbit Clinics. So welcome, sir. Thank Are you, you ready with the Yes. presentation? Yes. Thank you, Dr. Shweta. Thank you so much. और क्योंकि मैं इतने सारे प्रोग्राम होस्ट करता आया हूँ और आज मैं ही लेक्चर ले रहा हूँ, ये हो सकता है सब लोगों के लिए अजीब हो, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि मैं जो भी स्टूडेंट्स को सिखाता आया हूँ वो यहाँ पे भी सब लोगों को सिखाने की कोशिश करूँ। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग PCOS पे पिछले 2008 से स्टडी कर रहे हैं और बहुत अच्छी एक स्टडी तैयार की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं PCOD या PCOS के केसेस देख रहा हूँ, और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन मैं बहुत आराम से, बहुत अच्छे से जो मन लगा करके जो केसेस देखता हूँ PCOS के। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सर डिजीज वाइज कोई होम्योपैथी कभी नहीं होती, तो मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता तो डॉक्टर हैनीमैन सर डिजीज का जिक्र कहीं भी ना करते, क्योंकि उस समय डिजीजेस के इतने नाम नहीं थे। तो उस समय डॉक्टर हैनीमैन ने उनको कुछ अलग वेरिएशंस के नाम दिए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि मेरा लेक्चर्स हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा यूजफुल हो। मेरे लेक्चर में हो सकता है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी का मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँ, ये समझाने के लिए कि एक्चुअली PCOS है क्या, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस डिजीज़ पे आप काम कर रहे हो, किस पैटर्न पे काम कर रहे हो। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, डॉक्टर हैनीमैन सर ने जब कोई मेडिसिन की प्रूविंग करी होगी तो एक मेडिसिन में एक रूब्रिक आता है, बहुत कॉमन सा रूब्रिक है, पेन इन ओवरी। तो यहाँ पे जितने भी 169 इस समय पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे अपने चैट के दौरान हम मुझे बताएंगे कि पेन इन ओवरी किस क्लिनिकल प्रूविंग में किस पेशेंट ने ऐसा सिम्टम दिया होगा कि डॉक्टर साहब मेरे ओवरी में पेन हो रहा है, किस टाइप का पेशेंट रहा होगा। तो इसका जवाब मैं अंत में जरूर बता दूंगा, लेकिन तब तक अगर मुझे चैट में मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का मैं आदी हूँ। और जब सेमिनार्स लेता हूँ या पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि इंटरेक्शंस होने चाहिए, लेकिन क्योंकि वेबिनार्स हैं और हम लोग वेबिनार्स में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं कर पाते, तो इसके लिए तो आज जो हमारी स्टडी है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं या किसी भी डिजीज को जब हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं, तो जो सिंड्रोम का मतलब है बेसिकली कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिस्टम्स। डिजीज का मतलब है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, एंड सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ डिजीजेस। तो मेरा आज का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको सबको समझाने का, वो रहेगा आपको बताऊं कि नॉर्मल साइकिल क्या होती है, कॉमन थिंग्स वी शुड नो अबाउट PCOS और PCOD, उसकी एपिडेमियोलॉजी, उसकी डायग्नोसिस, अदर क्लिनिकल पार्ट्स, अवेयरनेस कैसे करनी चाहिए PCOS की, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, उसके साथ केसेस, और रोल ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो मैं बताऊं उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैं आपको एनाटॉमी या फिजियोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ तो आपके केसेस आधे से ज़्यादा वहीं सॉल्व हो जाने हैं,
और आपको पता लगेगा कि जो ट्रीटमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट का पार्ट है, जिसको डॉक्टर हैनीमैन सर ने अपने आखिरी एफोर्जेंस में बहुत अच्छे से क्लियर मेंशन करा है कि बिना मैनेजमेंट के हम लोग ठीक नहीं हो सकते। ये भी मैं बताऊंगा कि डॉक्टर हैनीमैन सर ने कहाँ इसको इंक्लूड किया है। तो शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं। मैं पॉइंटर ऑन करूं। Fallopian tube, uterus, urinary bladder, vagina. This is the anterior view of the system. These are the fallopian tubes, the ovaries, the uterus, and the vagina. Now, actually, what is menstrual cycle and what are the changes during the menstrual cycle? जब ब्लीडिंग होती है इस डे को हम डे 1 कहते हैं, और जब ब्लीडिंग लास्ट होती है बुक के हिसाब से 28 डेज का साइकिल होता है। इस बीच में बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंजेस होते हैं, और अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो लगभग 7 हार्मोन रिलीज होते हैं। 7 हार्मोन मिलकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल पर काम करते हैं, और जिसमें से 4 हार्मोन जो हैं वो ब्रेन से रिलीज होते हैं। तो ये जो साइकिल है, जब हम इसको पीसीओडी बोलते आए थे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तब तक ये माना जाता रहा कि जो ओवरी में सिस्ट हैं या ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये सिर्फ ओवरी की है, और एक पर्टिकुलर डिजीज मान लिया गया कि सिर्फ ओवरी खराब है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपर नहीं हो रही। लेकिन 2013 के बाद ये माना गया कि नहीं, ये सिंड्रोम है जो ब्रेन से रिलेटेड है, हर एक सिस्टम से रिलेटेड है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ये सिस्टम पूरा चलता है। तब से इसको सिंड्रोम बोला गया। और सिंड्रोम का मतलब ये कि मल्टीपल सिस्टम ऑफ द बॉडी एक साथ मिलकर के इन्वॉल्व होते हैं। आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। ये वीडियो न्यूक्लियस मीडिया से है और मुझे यूट्यूब पर ये वीडियो मिली थी। अपने हर एक लेक्चर में मैं इस वीडियो को जरूर पब्लिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करूंगा कि ओवुलेशन है क्या। पॉज कर रहा हूँ और फिर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक ओवरी में लगभग 2500 से लेकर के 3000 फॉलिकल्स होते हैं, जो टाइम प्रीमेनर्जी से लेकर के मेनोपॉज तक डेवलपमेंट होता है। ये अलग अलग फेज में होता है। इसका जो बेसिक पर्पस है इस वीडियो को दिखाने का वो ओवुलेशन पर्पस है। इसको ध्यान से देखिएगा। द प्रोसेस, जब ओवुलेशन हो रहा था उस समय जो मेन थीम थी ओवुलेशन होते समय की, वो ओवरी से फिम्ब्री जो है वो कभी भी अटैच नहीं होती हैं, लेकिन उसको टच करती हैं। और हर एक ओवरी का एक सरफेस पार्ट सेंसिटिव होता है ड्यू टू हार्मोन्स, और उस एक पर्टिकुलर जगह से ही ओवुलेशन होता है। ये जरूरी नहीं होता कि ओवरी में एक ही जगह से हर बार ओवुलेशन हो। तो ओवुलेशन के लिए भी एक पूरा फिम्ब्रिकल सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम को काम करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे विटामिन, इन सब की जरूरत पड़ती है, और ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जितना आसान हमें वीडियोस में दिख रहा है उतना आसान नहीं है। मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। नाउ दिस इज द प्रोसेस वेयर ओवुलेशन अकर्स, एंड ओवुलेशन के बाद वो जो फिम्ब्री है, अगर ये ओवुलेशन करते समय एग को कैच नहीं कर पाई तो कहाँ चला जाएगा एग? पेरिटोनियल कैविटी में, एंड दिस फॉर्म द एंडोमेट्रियोसिस। Because if peritoneal cavity is find any egg, then the body is again stimulating the hormone which make the endometriosis outside the uterus. So endometriosis is also a cause of this phenomena. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये आपको मैं थोड़े पार्ट में दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इस बात। नाउ मैं पॉइंटर के जरिए आपको स्लाइड्स पे समझाने की कोशिश करूंगा। Now you can see the primary follicle, the secondary follicle and follicular fluid, and here is the rupture of ovulation, and this will release to the fallopian tube. ये जो fallopian tube और ovary है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 1 to 3 मिलीमीटर होता है। और ऐसा नहीं है कि फिम्ब्रीज ओवरी से पूरी तरह अटैच होती हैं। फिम्ब्रीज आर मेकिंग द फ्लैप्स और एक ओवरी के पर्टिकुलर पार्ट को सेंसिटिव करती हैं, उसके बाद ही उस साइड इज रिलीज टू द फैलोपियन ट्यूब। नाउ हियर इज द एनाटॉमी। आपने देखा होगा कि ओवरी जो है वो लिगामेंट ऑफ ओवरी के साथ अटैच होता है यूट्रस के साथ। ये एक गॉड गिफ्ट है। आप लोग सोचो कि अगर गॉड
इस प्रोसेस को यहीं से पूरा कर देता कि ओवरी जहां से अटैच है वहीं पे एक डक्ट क्रिएट करता और सीधे यूट्रस में ओसाइट इम्प्लांट हो जाता। लेकिन उसने कहा कि नहीं, जब स्पर्म को इतनी मेहनत करनी है तो सेम उसी तरह से ओवम को भी रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में कैप्चर होना है, वहां से ट्रेवल करना है और यूट्राइन कैविटी में आना है। दिस इज रियली ए बिग प्रोसेस। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग इसको एनाटॉमिकली या थ्योरेटिकली समझाएं, इसके लिए मेंटल रोल्स भी बहुत ज्यादा है। आपकी साइकिक भी काम करती है कि ओवुलेशन कब होगा, कैसे होगा और किस ओवरी से होगा, ये तक भी हम लोग मेंटल साइकी से जोड़ करके आप पेशेंट को ठीक कर सकते हो। इसीलिए मैं ये सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये समझ में आएगा तो मेरे केसेस कैसे ठीक हुए ये भी आपको पता लग जाएगा। नाउ एक्चुअली व्हाट इज पॉलीसिस्टिक ovarian syndrome? The polycystic ovarian syndrome is a condition in which a woman has an imbalance of female sexual hormones. This may lead to menstrual cycle changes. The first line is menstrual cycle changes, cyst in the ovaries, troubling getting pregnant, and other health changes. Now, what is actually the typical presentation of PCOS? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अल्ट्रासाउंड लेकर के आते हैं और उसमें लिखा होता है कि बायलेटरल PCOS या राइट साइडेड PCOD या लेफ्ट साइडेड PCOD। तो एक्चुअली में जब आप स्लाइड्स देखेंगे तो स्लाइड में जो भी आपको फॉर्मेशन मिलेगी वो पेरिफेरली अरेंज मिलेगी। इफ दिस इज नॉट पेरिफेरली अरेंज दैट इज समथिंग एल्स। वो क्या होगा, अलग इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखें तो उसके साथ साथ उसमें दी गई जो स्लाइड्स हैं उनको भी जरूर देखें कि जो ओसाइट्स हैं वो बेसिकली या एक्स हैं उसमें पेरिफेरली अरेंज हों। दिस इज द कॉमनेस्ट and the peculiar presentation of PCOS in ultrasound. Now, what is the history? 1800s में polycystic ovaries का जिक्र था। हमारे डॉक्टर हैनीमैन सर ने भी polycystic ovaries का जिक्र किया है। आपने देखा होगा कि रिपर्टरी में ओवरीज के अपने ओवरीज में सिस्ट की अपनी अलग अलग मेडिसिन हैं। स्टेन एंड लेवेंथल ने इसको डायग्नोस किया था, डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इसको स्टेनलैंड लेवेंथल सिंड्रोम भी बोला जाता है। इसके बाद इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहा गया। कई सारे साइंटिस्ट ने बताया कि ये सिर्फ एक ओवरीज की पर्टिकुलर डिजीज है। फंक्शनल ओवेरियन हाइपर एंडोगोनिज्म, हाइपर एंडोगोनिक क्रोनिक एनोवुलेशन, ओवेरियन डिसमेटाबॉलिक सिंड्रोम और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। नाउ टुडेज मेटाबॉलिक सिंड्रोम में डायबिटीज, PCOS जैसी बीमारियां सब काउंट होने लगी हैं और अब ये मानने लगा है कि आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस को जनरेट करता है जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो अब इस समय मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर ही PCOS को काउंट किया जाता है। एपिडोलॉजी basically the red line, you can read the red line, prevalence of PCOS in Indian adolescent is 9.13. This is really a big data और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय जो डाटा है या PCOS का है वो हर एवरी 5 to 6 फीमेल्स में आउट ऑफ 10 ये हमें मिल रहा है और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास PCOS लेकर के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि PCOS पहले नहीं था। मैं आपको बता दूं कि जब PCOD जो सिस्ट है, तो जब भी कभी कोई मेरे पास PCOD का पेशेंट आता है, आप लोगों के पास भी आता होगा PCOS का, तो आपके दिमाग में जैसे ही अपॉइंटमेंट आते होंगे कि PCOS का कोई मरीज आने वाला है, तो आपके दिमाग में एक छवि आ जाती होगी कि एक कोई मोटी सी लेडी आने वाली होगी जिसको हमें सबसे पहले काउंसलिंग करनी है कि वेट रिडक्शन करो। तो मैं आपको बता दूं कि 50% केसेस ही ऐसे होते हैं जिनमें फीमेल ओबीस होती है और PCOS होता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर ओबेसिटी है तो PCOS भी होगा। हाँ, PCOS होगा तो ओबेसिटी होना बहुत लाजमी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ओबेसिटी की वजह से ही PCOS डेवलप हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ओबीस फीमेल हैं जो बहुत आराम से साइकिल को पूरा करती हैं और इनफर्टिलिटी भी उनको नहीं होती। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक्चुअली PCOS कहाँ से जनरेट हो रहा है। नाउ रिस्क फैक्टर क्या है? द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द PCOS इज द मेजर रिस्क फैक्टर। डायबिटीज मेलाइटस, स्पेशली ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, विटामिन D and B12 डेफिशिएंसी और ऑब्वियसली स्ट्रेस। नाउ हम लोग जब पढ़ते आते हैं तो हम लोग क्लिनिकल मेडिसिन में पढ़ते हैं कि हर एक बीमारी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस को उससे कॉजेज में या रिस्क फैक्टर में जरूर इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन किस टाइप की स्ट्रेस किस टाइप की बीमारी को पैदा करेगी ये बताने के लिए सिर्फ होम्योपैथी है। और मुझे लगता है कि होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जो आपकी एंजाइटी या आपके मेंटल सिम्टम्स पे बहुत सारी मेडिसिन एक साथ देती हैं। जैसे हम जानते हैं कि एंजाइटी अगर मॉर्निंग में हो तो डिफरेंट मेडिसिन है,
आफ्टरनून में हो तो डिफरेंट मेडिसिन है, नाइट में हो तो डिफरेंट मेडिसिन है। दिस कैन ओनली बी हैपन इन होम्योपैथी। बस हम लोग उनको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस टाइप की स्ट्रेस एक्चुअली पीसीओएस को कॉज करेगी, क्योंकि स्ट्रेस हर एक की लाइफ में है। हर एक स्ट्रेस वाले पेशेंट है, हर एक स्ट्रेस वाली फीमेल पीसीओएस का शिकार नहीं हो सकती। तो किस टाइप की स्ट्रेस एक्चुअली पीसीओएस को जनरेट करेगी, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। नाउ मैंने जो नेक्स्ट दो चीजें हैं, ओबेसिटी और इरेगुलर यूज ऑफ ओसीपीज, इन दोनों के आगे क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। वो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर एक ओबेसिटी की फीमेल या ओबेसिटी से जूझने वाली फीमेल पीसीओएस की शिकार नहीं हो सकती। इस पे क्वेश्चन मार्क है आज भी, क्योंकि बहुत सारी इस समय स्पोर्ट्स वीमेन में भी पीसीओएस ऑलरेडी मिलने लगा है। नाउ इरेगुलर यूज ऑफ ओसीपीज क्या है? कन्वेंशनल सिस्टम में ओसीपीज का बहुत अच्छा सा यूज होता है और उसमें पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए भी ओसीपीज का यूज किया जाता है। लेकिन हमारी कंट्री में सबसे मेन प्रॉब्लम है कि अगर हमारी फीमेल को ये पता लग जाए कि मेरे को मेंसेस आने वाले हैं, अब मेरे घर में कोई त्योहार आने वाला है या मुझे कहीं घूमने जाना है या कोई सेलिब्रेशन करना है, तो किसी भी डॉक्टर को फोन करके कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी दवाई दो जिससे मैं 4-5 दिन के लिए मेंसेस को स्किप कर ले जाऊं। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हमें शायद 98% केसेस ऐसे मिले हैं जिसमें कहीं ना कहीं ओसीपीज का यूज हुआ है। अब जो जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कन्वेंशनल मेडिसिन से हो, चाहे होम्योपैथी से, चाहे कहीं पे भी, वो सब मना करते हैं कि नहीं आपको ओसीपीज का ऐसे यूज नहीं करना है। लेकिन फिर भी फीमेल कहीं ना कहीं से अरेंज करके ओसीपीज इरेगुलर यूज करती है बिना किसी डॉक्टर के सलाह के कि उसको कब लेना है कब नहीं लेना है ये भी नहीं जानती। बस उसने 4 या 5 दिन ली और अपने साइकिल को 4-5 दिन आगे बढ़ाने के लिए वो इरेगुलर यूज करती है, जिसके साइड इफेक्ट से भी पीसीओएस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ऐसा हमें लगभग 98% केसेस में मिला है। सिर्फ 2% ऐसे केस होंगे जिन्होंने कभी ओसीपीज का इरेगुलर यूज ना किया हो, वरना इंडिया में बहुत कॉमन है। अगर लड़की नहीं भी चाहती है तो भी उसकी माँ ये कहती है कि नहीं बेटा, दिवाली है, रक्षाबंधन है या कोई और त्योहार है या कोई और सेलिब्रेशन है या मुझे कहीं घूमने जाना है, आपको ये 3-4 दिन के लिए स्किप करना पड़ेगा। तो ऐसे सिर्फ इनके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा है क्योंकि अभी सब कुछ अंडर ऑब्जर्वेशन है। और ओबेसिटी पे तो अभी क्लियर हो गया है कि जरूरी नहीं है कि ओबेसिटी भी पीसीओएस का कॉज हो। नेक्स्ट, एक्चुअली होता क्या है, आपको 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायराइड। हाइपोथैलेमस पीछे की तरफ, उसके बाद पिट्यूटरी, उसके बाद थायराइड और उसके बाद आपके गोनेड्स। ये सब कुछ मिलकर के एक अलग से काम करते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ इतना सा हिंट दे देता हूं कि जो हमारे ये हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी या थायराइड रिलीज करते हैं, ये एक ऐसी बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक सबसे अच्छे रिलीज होते हैं। तो मैंने देखा है कि जो लोग 8 बजे के बाद उठ रहे हैं, ऐसी फीमेल जो 8 बजे के बाद उठ रही हैं, उनको हमेशा या तो थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म या उनको पीसीओएस जैसी बीमारियां बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि न्यूरो एंडोक्राइन डिरेंजमेंट इज द बिगेस्ट कॉज। सिर्फ एक 2/3 साइज की ओवरी का दोष नहीं होता, ये दोष पूरा एक सिस्टम है जिसको हमें सुधारना होगा। डॉक्टर हैनीमैन सर ने कहा था कि मैनेजमेंट इज द बेस्ट पार्ट। बहुत सारे केसेस में हमें सिर्फ मैनेजमेंट से ही बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल गए। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी मैंने बताया। नाउ व्हाट इज एक्चुअली द साइन एंड सिम्टम? द इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहला सिम्टम है। और जो बाकी एसोसिएट सिम्टम्स आते हैं, PCOS can cause you to develop male-like characteristics includes body hair growing on the chest, belly, face, and around the nipples, decreased breast size, enlargement of clitoris, thinning of hair on the head, called male pattern baldness, voice get deeper. मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो बहुत सारी थ्योरी जब निकल के आती हैं, तो मैंने एक थ्योरी ये भी पढ़ी कि किसी ने मुझे कहा कि वॉर्म में जिस समय प्रेगनेंसी में महिला थी तो उस समय उसके मन में था कि मुझे बेटा हो, और वही बेटी बेटे जैसा बिहेव करने लगी। ये मैंने थ्योरी कहीं पढ़ी थी, मुझे बताया भी कुछ लोगों ने। लेकिन मैंने उन सब लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछा कि ज्यादातर फीमेल में 90% फीमेल्स हमेशा यही सोच के चलती हैं कि मुझे लड़का ही होगा, लेकिन 90% फीमेल्स पीसीओएस का शिकार नहीं होती। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कहाँ किस लेवल पे कितनी स्ट्रेस हो रही है जो हमें डिजीज कॉज करेगी, इस पे भी हमें काम करना है। और होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जो इस पे बहुत बेहतरीन काम कर सकती है।
इसके बारे में खैर आगे बात करते रहेंगे। नाउ द मेन प्रिकर्सर सिम्टम इज एक्नेंथिस निग्रिकेंस। दिस इज ए प्री डायबिटिक स्टेज। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की नेक, बगल बहुत ज्यादा काली होती है और आप लोग इसको ट्रीट करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन जल्दी से ट्रीट नहीं होती है बहुत सारी मेडिसिन के बाद भी। लेकिन अगर इनको डायबिटीज नहीं है तो डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, पीसीओएस होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें एक बार इनका इंसुलिन लेवल भी चेक करा लेना चाहिए, ताकि हमें ये पता लगे कि कोई प्री डायबिटिक कर्सर तो बॉडी में डेवलप नहीं हो रहा है। हालांकि जेनेटिक्स भी होते हैं, लेकिन जेनेटिक्स के साथ साथ इसमें डायबिटीज मेलाइटस या इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलना बहुत कॉमन है। नाउ आपने सब कुछ देखा होगा, मैक्सिमम लोग जितने भी मैंने सेमिनार्स लिए हैं और जहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा है, तो ज्यादातर लोग इनको वार्ड्स बताते हैं कि वार्ड है। और आपके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जो जिनके लिए आप वार्ड का ट्रीटमेंट या आप बहुत सारी एंटीसाइकोटिक रेमेडी ट्राई करते होंगे, लेकिन ठीक जनरली नहीं होते। तो दिस इज एक्चुअली नॉट ए वार्ड्स, दीज आर द डर्मेटोसिस पल्पुसा नाइग्रा। इनको डीपीएस बोलते हैं। जनरली ठीक नहीं होते, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है और ज्यादातर डायबिटीज के प्रिकर्सर होते हैं और ये प्रोन होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। नाउ व्हाट इज द एक्चुअली डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया? सो अगर हम देखें पीसीओएस सोसाइटी के दौरान आज उन्होंने ये कहा हुआ है कि नो सिंगल टेस्ट ऑफ फीचर इज ए डायग्नोस्टिक। मतलब कि अगर आपके पास कोई अल्ट्रासाउंड लेकर के आ जाए और वो कहे कि मेरे पास पीसीओएस, मेरे को पीसीओडी हो गई है, डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड में लिखा है, इसका ट्रीटमेंट दीजिए, तो आपको बहुत सारी इंक्वायरी, बहुत सारे और जांचें करनी पड़ेंगी जिससे आपको पता लगाना है कि इसको पीसीओएस है या नहीं। हार्मोन लेवल्स भी अलग अलग फेजेस में, अलग अलग स्टेज में आपको टेस्ट कराने हैं और ये पता लगाना है कि एक्चुअल में पीसीओएस है भी या नहीं। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन, डीएचईएस और बहुत सारे एलएच, एफएसएस, बहुत सारे हार्मोन आते हैं। इसके बारे में अभी बताएंगे थोड़ी देर में। नाउ इस समय जो सबसे अच्छा क्राइटेरिया है वो पीसीओएस सोसाइटी का है कि हाइपर एंड्रोगोनिज्म, हेरोसिटिज्म एंड हाइपर एंड्रोजीनीमिया एंड ओवेरियन डिसफंक्शन, ओलिगोएनोवुलेशन एंड और पॉलीसिस्टिक ओवरीज, एक्सक्लूजन ऑफ अदर एंड्रोजन एक्सेस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ये पीसीओएस की सोसाइटी ने 2006 में कहा था, लेकिन अभी थोड़े और क्राइटेरिया भी चेंज हो गए हैं, जिसमें अब एक सिंगल टेस्ट या सिंगल आपने जो भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी सिर्फ एमआरआई की बात की गई है कि एमआरआई सबसे ज्यादा यूजफुल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। अदर इन्वेस्टिगेशंस में प्रोलैक्टिन, 70 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की रेशो, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली में टेस्ट कब कराने हैं, आपको रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कब करानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग हार्मोन के जो टेस्ट हैं उसके टाइमिंग जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब भी आपके जो लेवल्स हैं वो ठीक नहीं आएंगे। तो इसका क्राइटेरिया है कि आपको जब भी हार्मोन चेकअप कराने हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड डे पे कराने हैं, एम्प्टी स्टमक कराने हैं और सुबह 8 बजे से पहले सैंपल ले लेना चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया है। हालांकि बहुत सारी सिटीज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि उनको कहिए कि चाहे आपको लेबोरेटरी से अपॉइंटमेंट लेना पड़े, लेकिन आपको सुबह 8 बजे से पहले पहले एब्सोल्यूट फास्टिंग में सेकंड डे पे आपको ये टेस्ट कराने हैं। नाउ हियर इज वन मोर थिंग कि सेकंड डे एक्चुअली होता क्या है। अभी मैं जब लास्ट टाइम एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो वहाँ लगभग 150 से ज्यादा गैदरिंग थी और उसमें से शायद 2 लोग भी ये नहीं बता पाए कि सेकंड डे एक्चुअली किसको कहते हैं। तो अब मैं बता दूं आपको, इसका क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि अगर दोपहर 12 बजे से पहले पहले मेंसेस होते हैं तो जो आपका नेक्स्ट डे होगा वो सेकंड डे होगा। और अगर आफ्टरनून में 12 बजे के बाद में आपको साइकिल आते हैं किसी फीमेल को, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे वाला सेकंड डे काउंट होगा। यह जनरली क्राइटेरिया मान लिया गया है। अगर आपको किसी फीमेल को आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बताना है और आप उसके जो साइकिल है वो इवनिंग में शुरू हुए हैं, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपको सेकंड डे माना जाएगा और आपको ये सब इन्वेस्टिगेशंस करानी है। नाउ द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही कि जो इस समय मोस्ट यूजफुल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है दैट इज एमआरआई। एमआरआई सबसे यूजफुल है। ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी अब से पहले बहुत अच्छा मानी जाती थी, लेकिन बहुत इंडिया जैसी कंट्री में वर्जिन गर्ल्स में टीवीएस कराना इलीगल माना जाता है और यहाँ टीवीएस करने की इजाजत वर्जिन गर्ल्स में नहीं है इंडिया में। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो इस समय एमआरआई बचता है। एमआरआई इज द मोस्ट यूजफुल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन
और ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि अगर एमआरआई में भी पीसीओएस आ जाता है तो भी आपको हार्मोन्स लेवल में चेक कराना है। एक कॉमन सी थिंग मैं आपको बताऊं कि जब मैंने आपको पढ़ा रहा था ओवरीज के बारे में, तो आपको मैंने बताया था कि लगभग 2500 से लेकर के 3000 फॉलिकल्स पूरी लाइफ में मिनार्की से लेकर के मेनोपॉज स्टेज तक यूज होते हैं। इसमें से बहुत सारी प्रेगनेंसीज की स्टेज में बिल्कुल भी यूज नहीं होते। तो ओवुलेशन की जो क्षमता है वो फीमेल में प्री मेनोपॉज से मिनार्की से लेकर के मेनोपॉज तक घटती चली जाती है। ऐसे ही जैसा एज के साथ साथ बहुत सारी चीजें चेंजेस होती चली जाती हैं और इरेगुलर यूज होते हैं डाइट्स के, एक्सरसाइज के, जिसकी वजह से एनोवुलेशन की हिस्ट्री पाई जाती है। हालांकि अब कुछ फीमेल्स ऐसी भी आने लगी हैं जो मिनार्की से ही पीसीओएस जैसी बीमारियों की शिकार हो रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द फीमेल मिनार्की से लेकर के जब मिनार्की शुरू होती है तो इंडिया जैसी कंट्री में उनकी अच्छे से काउंसलिंग, उनका अच्छा सा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से भी पीसीओएस बहुत कॉमनली इंडिया में स्प्रेड कर रहा है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस? हाइपोथैलेमिक एमनोरिया, मतलब हाइपोथैलेमस से अगर कोई दिक्कत है। प्रीमैच्योर ओवुलेशन फेलियर मींस के ऐसी ओवरीज जो मेनोपॉज से पहले ही फेल हो जाएं ओवुलेशन करने में, उनको प्रीमैच्योर ओवुलेशन फेलियर में कहा जाता है। और इसी के साथ इडियोपैथिक हिरोडोसिटिज्म, क्योंकि हिरोडोसिटिज्म जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीसीओएस की वजह से हो। थायराइड डिसऑर्डर, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, नियोप्लाज्म स्पेशली ऑफ द एड्रिनल पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक, स्टेरॉइड्स, और एक हेरन सिंड्रोम। हेरन सिंड्रोम का मतलब हाइपर एंड्रोगोनिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंट एक्नेंथो निग्रिकेंस। ये 3 पार्ट्स का एक अलग सिंड्रोम है, ये भी पीसीओएस से कंफ्यूज करता है। जरूरी नहीं कि पीसीओएस हो, लेकिन ये तीनों का कॉम्बिनेशन परफेक्टली, जिसमें साइकिल नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन ये तीनों चीजें मिल रही हैं, तो उसको हेरन सिंड्रोम बोलता है। दिस इज द मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस। नाउ अब पीसीओएस से डरना क्यों है? पीसीओएस से डरने का मेन कॉम्प्लिकेशन जो है पीसीओएस की वो है इनफर्टिलिटी, हाइपरटेंशन। मैंने बताया कि लाइफस्टाइल डिजीज है तो बहुत सारी मॉडिफिकेशन से मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली डिजीज लेकर के आएंगे। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, डायबिटीज मेलाइटस, स्लीप एपनिया, एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियोमा एंड ब्रेस्ट कैंसर। हाइपरटेंशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, मैंने बताया कि फीमेल्स को अगर मेंसेस ना आए तो बहुत ही एंजाइटी होती है। आपको अभी मैं बताऊंगा कि कभी भी जब भी आप केस चेकिंग करेंगे तो फीमेल की 3 फेजेस पे जरूर ध्यान देना है। 3 फेज कौन सी? बिफोर मेंसेस क्या हो रहा है, ड्यूरिंग मेंसेस क्या हो रहा है, और आफ्टर मेंसेस क्या हो रहा है। जब भी आप कभी डिफरेंशिएट करेंगे मेंस्ट्रुअल को और हमारी मेट्रिमेडिका को, तो आपको ये 3 स्टेप जरूर याद रखने हैं, क्योंकि सारी केमिस्ट्री पूरे मंथ की फीमेल की सिर्फ इन्हीं 3 के दौरान रहती हैं। अगर बिफोर मेंसेस चेंजेस आते हैं, बहुत इरिटेबल होती है, बहुत कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं आपको, तो यू कैन ट्रीट वेरी इजीली। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन है थोड़ा मुश्किल है, और अगर आफ्टर मेंस्ट्रुएशन कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो ये थोड़ा और भी मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ से डिफाइन करने लग जाते हैं कि पेशेंट कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा। नाउ ट्रीटमेंट प्लान के अंदर 4 चीज हम लोग जरूर इंक्लूड करते हैं। नंबर 1 तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, दूसरा डाइट प्लान, एक्सरसाइज और काउंसलिंग। मैं आपको पहले ही बता दूं कि किसी भी केस में हमने इन चारों में से किसी 2 को यूज करके हम लोग किसी भी पेशेंट को क्योर नहीं कर पाए। ये जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ। जब हम क्योर की डेफिनेशन कहेंगे तो फिर बहुत अलग बात आ जाती है, लेकिन इन 4 में से किसी 2 को यूज करके भी हम लोग क्योर नहीं कर पाए, तो हमें मैक्सिमम 3, और अगर कोशिश करते हैं कि चारों की चारों चीजें इंक्लूड करें तभी आगे बढ़ें। नाउ आपको एक स्टडी बताता हूं कि हमने ऑर्बिट क्लिनिक के अपने 7 क्लिनिक्स पर 2011 से लेकर के 2017 तक एक स्टडी करी, जिसमें 246 केसेस थे, जिसमें से 164 केसेस सक्सेसफुली ट्रीट हुए, 58 केसेस स्टिल रनिंग थे, ये उसी समय तक का डाटा है। 8 केसेस अनट्रीटेड या अनसेटिस्फाइड थे हमसे, और उनको इम्पेशेंस था क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए था, या फिर ऐसा ट्रीटमेंट जो उनको लगा कि नहीं सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा 6 केसेस ऐसे थे जो मैंने अपने किसी और सीनियर होम्योपैथ को भेज दिए। मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी कभी केस रेफर करता हूं तो कभी किसी कन्वेंशनल मेडिसिन या किसी और मेडिसिन को नहीं करता। अपने जितने भी सीनियर्स हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, या जो मेरी टीम है, या किसी भी नियर बाय मुझे लगता है कि किसी और सिटी में मेरा कोई फ्रेंड है, तो मैं उसको वहां रेफर कर देता हूँ। मैंने आज तक अभी तक पीसीओएस का कोई भी केस किसी भी कन्वेंशनल मेडिसिन या मॉडर्न मेडिसिन में नहीं भेजे हैं। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
नाउ अब बात आई कि आखिर कैसे ट्रीट करोगे। जब हम बात करते हैं डॉक्टर हैनीमैन सर के ऑर्गेनन की, तो मुझे सबसे प्यारा जो एफोरिज्म है वो 3 नंबर लगता है। और इसमें से आप बहुत सारे लोग होंगे जो 3 के आगे जो सिंबल बना हुआ है, आप देख रहे होंगे ना, आपने ऑर्गेनन जब भी पढ़ी होगी तो आपको लगता होगा कि यार ये जो सिंबल है ये क्यों है। और अगर आप देखो तो पूरी ऑर्गेनन का जो एसेंस है वो सिर्फ इसी सिंबल में छिपा हुआ है। इसी सिंबल में डॉक्टर हैनीमैन सर ने ये नोट कर दिया था कि ये एक म्यूजिकल टोन है। जो ऑर्गेनन में लिखने जा रहा हूँ ये एक म्यूजिकल टोन है। अपनी टोन के हिसाब से अपना गाना बनाइए और उसको बजाइए। लाइक कि ये जरूरी नहीं है कि हम पहले एफोरिज्म से बढ़ते हुए 299 तक पहुंचे। हम बीच में किसी भी एफोरिज्म को कहीं से भी इंटरलिंक करके, इस एस का मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं एफोरिज्म। ये जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे या सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। अगर आपको म्यूजिकल टोन बनाना आता है तो आप इस सिंबल को उठा करके देखिए और पता लगाइए कि एक्चुअल में डॉक्टर हैनीमैन सर ने यही सिंबल क्यों लिया। क्योंकि वो स्टार भी ले सकते थे, वो हैश भी ले सकते थे, या और बहुत सारे सिंबल उस समय मौजूद थे। लेकिन इस सिंबल का बेसिक मीनिंग है कि म्यूजिकल टोन, आप अपने हिसाब से अपनी एक टोन का एक गाना बनाइए। जैसे हमारे यहाँ श्रेयांश ने अपनी एक कविता बना दी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनन को बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ें, ऑर्गेनन को अपने हिसाब से पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। नाउ स्टार्ट करते हैं। इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स, ये मैंने रेड लाइन करी है। और इसी का जब सबसे पहला वर्ड चलता है तो हम लोग पढ़ते हैं इफ। इफ का मतलब है कि अगर ऐसा हुआ, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स, मीनिंग ये है कि आज डॉक्टर वीपी सिंह सर के पास तकरीबन 100 पेशेंट पर डे के आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर वीपी सिंह कैसे भी करके आज उनका मूड खराब हो गया है और वो पेशेंट देखने की स्थिति में नहीं है, लेकिन लाइन तो लगी हुई है। तो दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल परसीविंग। मैंने ये खुद महसूस किया है कि कभी कभी किसी केस को ठीक करने में मुझे 1 साल भी लग गया, और जो सिम्टम एक्चुअली पेशेंट मुझे बार बार आकर के कह रहा है, लेकिन मुझे 1 साल बाद समझ में आया कि अच्छा यार ऐसा भी कह रहा था। तो ये हमारे परसीविंग पर डिपेंड करता है कि हम परसीव क्या कर रहे हैं। जैसे जब भी हम किसी सेमिनार में जाते हैं या किसी भी हम लोग सीएमईज को देखते हैं, तो वहां पे जितने भी स्पीकर्स हैं सब लोग आपसे पूछते हैं कि ये केस है, बताइए आप क्या सोचते हैं इस मेडिसिन के बारे में। तो मैं हमेशा अपने जवाब में यही बोलता हूँ कि सर आपने क्या परसीव किया होगा उस पेशेंट को, मैं नहीं जानता। हो सकता है कि मेरी मेडिसिन अलग आए, मेरी परसीविंग कुछ उसके लिए अलग हो। हर एक के देखने का नजरिया अलग अलग होता है। जब हम किसी फेसबुक के या किसी भी सोशल मीडिया के किसी पोस्ट पे रिएक्शंस देखते हैं, तो हमारे जो पोस्ट की रिएक्शंस होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, जबकि आपने कुछ और सोच के डाला होगा। कुछ लोग उसको लाइक करेंगे, कुछ लोग उस पर हंसेंगे, कुछ लोग आप उस पर गुस्सा भी करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी परसीविंग्स पर डिपेंड करता है कि हम उस समय किस परिस्थिति में बैठे हैं और क्या करने के लिए बैठे हैं। डॉक्टर हैनीमैन सर एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनको ये पता था कि एक्चुअली परसीविंग कैसे करनी है, और ये जो परसीविंग है ये आएगी कब। डॉक्टर हैनीमैन सर ने अगली लाइन में बताया कि इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, मतलब उस डिजीज में क्योर होने लायक क्या है। दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, हर इंडिविजुअल केस की बात अलग कर रहे हैं। नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन, इसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, और जहां जहां बोल्ड किया है मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ सल्फर 6 देनी है, कहाँ पे 3 देनी है, कहाँ पे 30, कहाँ पर 12, कहाँ पर 200 और कहाँ पर 37 यूज करनी है, और कहाँ पर 200x यूज करनी है। तो हमें तो सिर्फ यही पता होता है कि हमें 30, 200, 1m, 10m, 50m, सिर्फ इसी में उलझे रह जाते हैं। जब हम बहुत सारी स्टडी करते हैं तो हमें ये पता होता है कि सर ने जब स्टडीज करनी शुरू करी तो हर एक पावर की अलग अलग प्रूविंग्स हुई, और हर एक प्रूविंग्स में अलग अलग सिम्टम्स उन्होंने पाए। जैसे हमने पिछले सेमिनार में जब हम लोग सुन रहे थे डॉक्टर हीरा अग्रवाल को, तो उन्होंने भी हमें एक बात बताई थी कि कई सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पे आर्सेनिक 10m भी काम नहीं की, लेकिन हाँ 30 ने किया। तो ये जरूरी है कि आपको नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर भी बहुत जरूरी है होना। आगे चलते हैं। एंड इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स, उसके प्रिंसिपल्स क्या है उसको डेफिनेशन आनी चाहिए। व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, मतलब जो आपकी मेडिसिन है उसमें क्यूरेटिव पावर है भी या नहीं।
मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी मैं ऐसा कंफ्यूज हो जाता हूं कि एक ही मेडिसिन आ रही है, वो 30 से लेकर के 200 1M6 कोई भी काम नहीं कर रही है, तो मैं एक ही काम करता हूं कि मैं उस कंपनी को चेंज कर लेता हूं, लेकिन देता वही मेडिसिन हूं। इससे मुझे ये सीखने को मिला कि कई सारी ऐसी भी आपको कंपनीज मिलेंगी जहां पे किसी एक पर्टिकुलर पावर पे एक मेडिसिन काम नहीं करती। ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत हो। आप लोग भी इसको ट्राई करना कि अगर आपके हिसाब से कोई एक मेडिसिन फिक्स आ रही है लेकिन वो किसी भी पावर में काम नहीं कर रही, तो देन चेंज द कंपनी, और आप देखेंगे कि रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे अगर आप ठीक हैं तो। देन व्हाट इज टू बी क्रिएटिव इन मेडिसिन, तो व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड टू बी अनडाउटली morbid in the patient, so that the recovery must ensure to adapt it as well in respect to suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to case before him, choice of the remedy, the medicine indicated. Now the choice of remedy और द मेडिसिन इंडिकेटेड, इन दोनों में फर्क है। ये जरूरी नहीं कि हमारे पास जब हम रिपोर्टराइजेशन करें, चाहे वो लैपटॉप से करें, चाहे अपने कोई सॉफ्टवेयर, चाहे अपना मैनुअली, कि आपकी जो पहली मेडिसिन है ये जरूरी नहीं है कि आपको वही काम करनी है। आपको जरूर देखना है मैट्रिमेडिका के हिसाब से कि वो मेडिसिन एक्चुअल में इंडिकेटेड हो रही है या नहीं, एज ऑल्सो इन रेस्पेक्ट टू एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ इट रिक्वायर्ड। और ब्रैकेट में उन्होंने लिखा प्रॉपर डोज। अब यही बात आकर के सारी अटक जाती है कि प्रॉपर डोज थी क्या। डॉक्टर हैनीमैन सर ने जब प्रॉपर डोज के मीनिंग बताए तो उन्होंने बताया कि एक पॉपी सीड जितना एक ग्लोब्यूल को डाइल्यूशन में डिप करेंगे, जो भी आपने सेलेक्ट किया है पोटेंसी, उसको एक ब्लॉटिंग पेपर पर रखेंगे, उसके बाद उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे लगभग 30 ml में, और वो पेशेंट को स्पून वाइज देंगे। नाउ हाउ मेनी डॉक्टर्स आर यूजिंग दिस मेथड। अगर हम बात करते हैं कि हैनीमैन क्लासिकल की, या बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि हम प्रॉपर उनके हैं, तो बहुत सारे लोग तो प्रॉपर डोज के बारे में भी शायद कभी सोच नहीं पाते। ये जो डोज थी ये 10 नंबर के ग्लोब्यूल्स के से भी छोटी एक डोज थी जो उन्होंने डिफाइन करी, लेकिन उनका जो पोटेंटाइजेशन स्केल था, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब डॉक्टर हैनीमैन पोटेंटाइजेशन करवाते थे तो उनका जो असिस्टेंट था वो घोड़े के अस्तबल में काम करता था, और जब वो पोटेंटाइज कराते थे उनको तो उसकी आवाज डॉक्टर साहब के क्लिनिक तक भी आती थी कि वो इतना जोर से पोटेंटाइज कर रहा था। ना पोटेंटाइजेशन मीन्स कि हम लोग अपनी ह्यूमन एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो आप हमेशा देखोगे कि वो डाइल्यूशन जो मैकेनिकल प्रोसेस से बना है और ह्यूमन डाइल्यूशन से, मतलब जो ह्यूमन पोटेंटाइजर है हैंडमेड बना है, और जो मशीन से बना है, दोनों की पावर्स में बहुत और दोनों के एक्शन में बहुत फर्क मिलेगा। ये मेरे अपने ऑब्जर्वेशन है, इसके लिए कोई लड़ाई मत करिएगा किसी से भी, तो ये मेरे अपने ऑब्जर्वेशन है। तो प्रॉपर डोज की, और आज हम लोग प्रॉपर डोज की क्या बात करते हैं कि किसी ने ग्लोब्यूल में 10 ड्रॉप डाल लिए, किसी ने 1 ग्राम में 10 ड्रॉप डाले, किसी ने टंग पे 4-5 ड्रॉप डाल दी, किसी ने पानी में 10 बूंदे मिला दी, कोई 15 बूंदे मिला रहा है। तो वी आर नॉट फिक्सिंग एक्चुअली ऑन द डोजेज येट। अभी तक हम लोग सिर्फ इतने भी सीक्वेंस में नहीं आए हैं कि हमारी होम्योपैथी में 40 नंबर का ग्लोब्यूल हर कंपनी एक साइज का बना सके। यू गॉट इट। कोई मोटा बना रहा है, कोई चकोर बना रहा है, कोई गोलाई में पूरा नहीं कर पा रहा, कोई उसको सॉफ्ट बना रहा है, कोई उसको बहुत हार्ड बना रहा है, कोई उसको प्योर व्हाइट बना रहा है, कोई उसको येलो बना रहा है। तो अभी तक तो हम लोग इतने भी स्टैंडर्डाइज नहीं हुए हैं कि अपना जो ग्लोब्यूल का साइज है वो एक जैसा मेंटेन कर लें। So that is actually the proper dose is the main theme of Dr. Henneman sir. और उन्होंने थर्ड एफोरिज्म में ही, अगर आप थर्ड एफोरिज्म को पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आगे के एफोरिज्म को समझना यूजलेस है ना। उन्होंने बाद में क्या कहा, थोड़ी सी देर में जल्दी खत्म करता हूँ। एंड द प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटिंग द डोज। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि सिर्फ एक डोज देकर के भूल जाओ। उन्होंने कहा था कि द प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटिंग द डोज। इसका मतलब है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि आप कितने पीरियड में, कितने फ्रीक्वेंसी में आप अपनी डोज को रिपीट करते हैं या कर सकते हैं। उसके बाद भी लिखा उन्होंने, इफ फाइनली ही नोज द ऑब्स्टेकल टू रिकवरी इन ईच केस। मीन्स कि आपको हर एक केस की ये जानकारी होनी चाहिए कि उसमें ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आ रहे हैं। अब किसी के घर में किसी कोई लेडी आई पीसीओएस से, उसके फादर शराबी हैं, तो आपको उसकी शराब भी छुड़वाने के तरीके उनको बताने पड़ेंगे
और हर एक केस में ऐसा करना पड़ेगा तब, एंड इज अवेयर हाउ टू रिमूव देम, उसको ये भी पता होना चाहिए कि उनको रिमूव कैसे करेंगे। उसके बाद वो लिखते हैं सो दैट द रिस्टोरेशन मे बी परमानेंट, मीन्स यहाँ पे जो मे वर्ड लगा दिया ना उन्होंने, अब दोबारा से पढ़ते हैं इसी लाइन को, सो दैट मतलब कि अगर रिस्टोरेशन मे बी परमानेंट, मतलब कि उन्होंने ऊपर जो भी कुछ लिखा है इस थर्ड एफोरिज्म में, आपने ये सब कुछ कर लिया, मतलब आपको नॉलेज ऑफ डिजीज भी है, आपको इंडिकेशन भी पढ़ेगा मिल गया, आपको मेडिसिनल पावर भी अच्छी है आपकी देने की, आपने मेडिसिन भी चूज कर लिया, आपने प्रॉपर डोज में भी मेडिसिन दे दी, तब भी रिस्टोरेशन मे बी परमानेंट। इस लाइन को हमेशा ध्यान से पढ़ना कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी रिस्टोरेशन में भी परमानेंट, मतलब ये जरूरी नहीं है कि इस समय इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप परमानेंट क्योर की तरफ जा पाओ। देन ही अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट जुडिशियली एंड रेशनली एंड ही इज ए ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट, मतलब जो ऊपर का ये सब कुछ कर पाया सिर्फ उसी को ये अधिकार रहेगा कि वो अपने आप को हीलिंग आर्ट का एक अच्छा प्रैक्टिशनर घोषित कर पाए। तो यहीं पे बहुत सारी बात आ जाती है कि हमें सीखना क्या है एक्चुअली। बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं उनको ना सीख करके अगर हम हैनीमैन सर के कुछ यही चीजों को पढ़ लें और पता लगा लें कि एक्चुअली में क्या है, और हम इससे प्रॉपर डोज पे ही काम कर लें कि प्रॉपर डोज क्या है, तो भी आपको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। नाउ केसेस पे चलते हैं। My one case, first case is, this is a case of 21-year-old female with complaint of irregular menses for 2 years as having periods with only HRT. सिर्फ हार्मोन रिप्लेस थेरेपी पे सिर्फ पीरियड्स होते थे, मेंसेस स्कैंटी, क्लॉटेड एंड पेनफुल सो मच दैट हैड टू टेक एनाल्जेसिक, इतना सीवियर पेन क्रैम्प के साथ, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर 1 to 5 days। नाउ हमारी रिपोर्टरी में इसके अब भी जिक्र है कि अगर मेंसेस ओनली फॉर 1 day, इसके लिए भी स्पेसिफिक मेडिसिन है। तो हमारी होम्योपैथी ने 200 साल पहले इतना सारा काम कर दिया था कि अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग सिर्फ एक दिन के लिए होगा तब भी हमारे पास मेडिसिन थी, और ये मेडिसिन आज तक कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं कर पाया। आप मॉडर्न मेडिसिन में किसी भी डॉक्टर के पास जाओ और उनको बोलो कि सर एक दिन के लिए मेंसेस आते हैं, जरा एक मेडिसिन बता दो, देन दे हैव नो सॉल्यूशन। होम्योपैथी इज द ओनली सॉल्यूशन जहां पर एक्चुअल में ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जो हर एक दूसरा सिस्टम बेकार समझता है, उसको होम्योपैथी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। Her family history is not significant, past history is not significant except viral fevers. Physical journal में appetite reduced, thirst increased, thermals hot, desire for chocolates or milk, sleep lie on abdomen. Mental journals में artistic ability, dancing for love for, organized things, sympathetic and societal thoughts. Now जब हमने उसको काउंसलिंग करी, मैंने आपको मैं पहले ही बता दूं कि जरूरी नहीं कि हम लोग जिस दिन केस लें या जिस दिन पेशेंट हमारे पास आए उसी दिन हमें सब कुछ बता दे, ये मैं कभी भी ट्राई नहीं करता। अगर मुझे लगता है कि मुझे आज केस समझ में आ गया, आज मैं परसीव कर पाया, तो मैं आगे मेडिसिन पे बढ़ता हूँ, वरना मैं उसको नेक्स्ट टाइम के लिए फिर कहता हूँ कि नहीं कुछ रह गया है, आगे बात करेंगे। तो उसको चाहे सेकंड विजिट, थर्ड विजिट, चाहे फ्रीक्वेंसी में बुलाइए, हर दूसरे या तीसरे दिन उसको फेथ में लीजिए, क्योंकि फेथ में लेना पेशेंट को बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े सेटअप को लेकर के बैठ जाएं और आपको पेशेंट आकर के सब कुछ बता दें। मैं आपको बता दूं, जब हम केस देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट आती हैं पीसीओएस की जो अपनी मदर, फादर या किसी और रिलेटिव के साथ आते हैं, जो उनके सामने वो कुछ भी नहीं बता पाते। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि उस पेशेंट की जो लाइफ हिस्ट्री है वो जरूर पूछनी है अकेले में बैठा करके अपने असिस्टेंट के साथ। जब हमने इसको ओपन किया और इसको हमें 6 वीक्स लग गए लगभग, उसने हमें बताया कि जिस समय वो सीडीएस की प्रिपरेशन कर रही थी उस समय उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ, और वो तकरीबन 1.5 साल तक चला। और ये मोलेस्टेशन उसके टीचर के द्वारा था जो उसको ट्यूशन पढ़ाने आता था। मैं आपको बताऊं कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और इंडिया नहीं इंटरनेशनली भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे फीमेल अपने मोलेस्टेशंस को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती, या तो सप्रेशन में रहेगी या फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल बन जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं। ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इस थ्योरी को कोई नहीं बदल पाया कि हार्मोन चेंजेस इन वजह से नहीं होते हैं। विटामिन, उनके हार्मोन, उनका लाइफस्टाइल, ये सब अलग बात है, लेकिन उनके जो थॉट प्रोसेस हैं वो इन पर जरूर हावी होते हैं। और हमारा हाइपोथैलेमस बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। आप लोगों में से जो लोग हिंदी या हमारे यूपी, दिल्ली, एनसीआर के होंगे, उन्होंने कहावत जरूर सुनी होगी, या हो सकता बहुत पुरानी है, कि बड़े लोग कहते थे कि पीछे गुद्दी पे नहीं मारना है।
बुद्धि मतलब ऑसिपिटल रीजन, इसको कभी भी हिट नहीं करना है क्योंकि सब कुछ यहीं से कंट्रोल हो रहा है। हमारा हाइपोथैलेमस सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो हमारे हाइपोथैलेमस को पढ़ने के लिए, और हमारा लिम्बिक सिस्टम है, इसको जरूर पढ़ना जब भी कभी आप ऐसे केसेस को ट्रीट कर रहे हो जहाँ पे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व हो रहा हो। तो जब हमने ये सब कुछ पाया, उसने अपने ब्रदर और मदर सबसे कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली नहीं कर पाई, एंड फील अलोन, बैड मोलेस्टेड, इवन स्टार्ट टू हेट हर कॉमन फ्रेंड्स. शी ट्राइड सुसाइड बट फेल्ड टू गिव अप एज शी कुड नॉट एबल टू वेंट इट आउट. नाउ उसने हमें भी ये बात 6 वीक्स में बताई थी. ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई भी पेशेंट आकर के फर्स्ट टाइम में आपको अपने लाइफ स्पेस के बारे में सब कुछ बता दे. Now, what we take the totality of symptom: menses irregular, sleep of abdomen, fastidious, suicidal disposition, affectionate and 4-second feeling. जब हमने केस को रिपोर्टराइज किया तो इसकी सबसे पहली रेमेडी पल्स आ रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जरूरी नहीं कि आपको जो पहली मेडिसिन मिले सिर्फ उस पर काम करना है, आपको मेडिसिन को मैच करना होता है, और ये शायद सब लोग करते भी हैं. तो हम लोग पल्स, लाइकोपोडियम, नेट्राम्यूर, आर्सेनिक को स्किप करते हुए सिर्फ कार्सिनोसिन पे पहुंचे, बिकॉज द कार्सिनोसिन इज द ओनली मेडिसिन जिसमें हाईली मोलेस्टेड चाइल्ड इन चाइल्डहुड है, सबसे हाईएस्ट मेडिसिन है. और अगर आपको चॉकलेट की डिजायर मिल जाती है, सुसाइडल थॉट्स मिल जाते हैं, तो इट इज वेरी परफेक्ट. नाउ हमने कार्सिनोसिन 200 चूज करी और 1 वाटर डोज. अब मैं बहुत सारे सब लोगों को जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो सब लोगों से वाटर डोज के ऊपर डिस्कशन होता है, और एक सेमिनार में तो मैं आपको बताऊं कि हमें 40 मिनट हो गए थे सिर्फ वाटर डोज की डिस्कशंस पे. सोचो कि एक सेमिनार के अंदर 40 मिनट से ज्यादा हमें लग गए सिर्फ वाटर डोज को एक्सप्लेन करने में, या बहुत सारे लोगों को बताने में कि वाटर डोज क्या होता है. सब ने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए. वहां पर बैठे हुए शायद 2 ही लोग ऐसे मिले जिन्होंने वाटर डोज के बारे में बिल्कुल सेम बोला, वरना सब लोग अपने अपने अलग में. तो हम जो वाटर डोज यूज करते हैं, जो एक्चुअल में वाटर डोज होती है, वो है आपकी 100 ml ऑफ वाटर में 1 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटेड मेडिसिन इन द डाइल्यूशन. नाउ अगेन ए क्वेश्चन कि व्हाट इज 1 ड्रॉप, क्योंकि हर एक मेडिसिन के जो शीशियां हैं, जो आपको ड्रॉपर्स मिलते हैं, उनके किसी का ड्रॉपर का साइज अलग है, किसी का बहुत बारीक है, किसी को मोटा है, किसी का बहुत जल्दी जब आप एक ड्रॉप डालने चलते हैं तो शायद वो 10-5 एक्स्ट्रा लेकर के चलती है अपने साथ में. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली 1 ड्रॉप क्या है. और इसके लिए आपको केमिस्ट्री पढ़ो, इंटरनेट पे देखो. हम लोग ऑलरेडी जो ऐसे सिंगल मेडिसिन के केसेस हैं, उनको पिपेट के जरिए पूरे 1 ड्रॉप को इंसर्ट कर रहे हैं, और 100 ml वाटर में हमने इसको मिक्स करके और 1 स्पून वेरी फ्रीक्वेंटली डोजेस दी, 1 आर्ली, और कहा कि जब भी कोई दिक्कत आए, कोई सिम्टम आए, हमें फोन करके बताओ. आप ध्यान रखना कि वाटर डोज जब तक रिपीट करनी है जब तक आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम ना मिल जाए, लाइक स्नीजिंग और माइल्ड फीवर और माइल्ड लूज मोशंस, या यूरिन का फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज होना. और ऐसा कभी कभी 2 या 3 दिन तक भी हमें करना पड़ता है अलग अलग डोजेस के साथ. तो इस केस में हमने सिर्फ एक ही दिन के अंदर उसको इफेक्ट करी मेडिसिन, और हमने नेक्स्ट डे से उसको रुब्रामेट 30, यानी कि जो हमारी फेवरेट मेडिसिन है, उसको ट्वाइस इन ए मंथ फॉर 1 मंथ. 11 मई 2019 का सबसे लेटेस्ट केस है जो परफेक्ट एक ही मेडिसिन पर ठीक हुआ. और LMPs आपके सामने हैं. मई में, फिर उसके बाद जून में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बाद हम लोग अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी शायद कहीं बाहर चली गई है, कुछ एग्जाम्स थे, और अभी तो वैसे भी लॉकडाउन है तो हम लोग कॉन्टेक्ट में नहीं है. लेकिन शी इज परफेक्टली वेल, और उसको सबसे बढ़िया फायदा जो मिला वो लोगों से लड़ने का मिला. उसकी जो बूस्टअप हुई वो बहुत अच्छा था, पॉजिटिवनेस आई वो बहुत अच्छा है. मैं आपको बता दूं सभी डॉक्टर्स को कि मैं कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हूं जो आपको सिर्फ ये बताए कि मैंने सिर्फ एक मेडिसिन दी और उसमें कोई इतना बड़ा जादू हो गया. ये वो केस है जहाँ पे वाकई में एक मेडिसिन में यूज हुई. आप सब लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जैसे भी करें होम्योपैथी यूज करें, चाहे वो सिंगल मेडिसिन हो, चाहे मदर नेचर की थेरेपी हो, चाहे मल्टीपल मेडिसिन की थेरेपी हो. हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया 8 क्लिनिक्स हो गए हैं. हमारे 8 क्लिनिक्स में अलग अलग थ्योरीज पे भी अलग अलग जगह काम हो रहे हैं. और ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि हम लोग सिर्फ TCS पे काम कर रहे हैं, हर तरीके के पेशेंट देखते हैं. हमें लगता है कि नहीं यार 2 मेडिसिन हमें बहुत ऑल्टरनेटली यूज करनी पड़ेंगी, हम लोग करते हैं, लेकिन कभी भी हमने 2 मेडिसिन को एक वायल में मिक्स नहीं किया है.
डॉक्टर हैनीमैन सर थ्योरेटिकली वर्क इतना ब्यूटीफुली लिख करके गए हैं, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल यूज है वो डॉक्टर क्लार्क और बोगर बोनिंग हसन सर ने किया। जब आप इनका प्रैक्टिकल वर्क पढ़ेंगे बोगर बोनिंग हसन सर से या डॉक्टर क्लार्क से, तो आपको पता लगेगा कि डॉक्टर क्लार्क और बोगर बोनिंग हसन ने कितना ब्यूटीफुली उनको थ्योरी से निकाल करके उनका प्रैक्टिकल यूज किया है। वो हम सबको भी पढ़ना चाहिए। नाउ कंक्लूजन क्या था? As in this case, there was a strong history of prolonged child abuse, so we are started with the nosode indicated in this case, and we will get the maximum benefit from this single medicine. और आपको सुनवाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। Hello, I am Varsha Pawar. I have been suffering from irregular menses with severe pain since my first menses, and I took treatments from many other doctors, but then complaints got temporary relief and start appearing again and again. Then one of my friends suggested me Dr. Deepak Sharma, and then I start taking treatment from him, and now I am having normal menstrual cycle and my pain also reduced to a significant level. My gratitude towards Deepak Sharma. Thank you. मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बच्ची है ना, ये आपके बीच में ही कहीं है। आज इसने हमको ज्वाइन कर रखा है और ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में कुछ बोला होगा कि मुझे जरूर बताएगी, तो हमारे बीच में है। और मैंने इसको बोला कि अगर आपको पूरा पीसीओएस के बारे में समझना है तो आज मेरा लेक्चर जरूर सुन लेना, तो वो आप सबके बीच में ही कहीं है। नाउ केस 2, द 16-year फीमेल विद इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन फॉर 1 year ड्रीम्स ऑफ मल्टीपल पीपल स्कॉल्डिंग हर, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एट द एज ऑफ 12 years। ये एक ऐसा केस था जिसने हमें थोड़ा परेशान किया और काउंसलिंग के बावजूद भी बहुत सारी चीजें इसने नहीं बताई। आपको बता दूं, जब हम लोग होम्योपैथी में काम करते हैं तो मैंने आपको बताया कि 200 साल पहले ही इतना अच्छा काम हो चुका है कि मल्टीपल पीपल स्कॉल्डिंग के जो ड्रीम्स हैं, इसके भी डिफ्रेंशिएशन है कि अगर कोई अपना ही भाग रहा है और उसको स्कॉल्ड कर रहा है तो अलग मेडिसिन हैं, और अगर कोई अनजान लोग हैं तो उसकी अलग मेडिसिन हैं। नाउ इस केस में जब हम चलते गए, बहुत सारी बातें पूछते गए और हमें इस केस को ठीक करने में शायद 8 से 10 महीने लगे, और आप यकीन मानेंगे कि हमने इसमें क्या मेडिसिन यूज करी? देयर इज नो मेडिसिन। हम इसको सिर्फ प्लेसिबो पे रखते गए, सिर्फ इसकी काउंसलिंग करते गए, हर बार इसकी प्रेजेंटेशंस अलग होती चली गई, हर बार इसको एसएल देते चले गए। हम लोग बहुत सारी हमने इससे बातें करी, इसको ओपन अप किया और पाया कि एक्चुअली उसने वो सब बातें अपनी मदर, अपने फादर, अपने ब्रदर, अपने बॉयफ्रेंड, किसी से भी शेयर नहीं कर पा रही थी। तो हमारे पास सिर्फ इसलिए आती थी कि सर मैं आपसे पूरी बातें कह देती हूँ, बस इतना ही बहुत है। तो जब मेरे स्टूडेंट्स इस केस को देख रहे थे तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंटों ने अलग अलग मेडिसिन, बहुत सारा रिपोर्टाइजेशन किया। उन्होंने कहा कि सर नेक्स्ट टाइम आएगी तो ये मेडिसिन देंगे। मैंने कहा नहीं, देखते हैं कब तक ठीक नहीं होगी। और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये सिर्फ 2 या 3 महीने के अंदर इसके साइकिल अपने आप रेगुलर होने लगे। आप इसको सुन भी सकते हैं। Hello, my name is Divya Sharma. I'd struggled with irregular periods for a few years before I found Orbit Clinics and started my treatment under Dr. Deepak Sharma. My treatment lasted for 2 years and it required a major lifestyle change along with the medicines. I didn't know how homeopathy medicines worked and found it hard to relate the relevance of my past experiences, emotions, and dreams to my health condition. But as we proceeded into my treatment, I realized how our state of mind can affect our bodies. Now, not only do I have a healthier body, but also a much healthier state of mind. Now, मैं आपको बता दूं कि ये बच्ची जहां अपना कॉन्फिडेंस खो गई थी इसलिए कि मेरे मेंसेस प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, और अब ये ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गई है और एग्जाम क्रैक करके गई है, गवर्नमेंट की तरफ से गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने इसको भी मैसेज किया हुआ था, लेकिन अभी हमारे बीच में है कि नहीं मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये ऐसे केसेस हैं मेरे लिए जिनको मुझे शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हर एक चीज के लिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ मेडिसिन ही काम करेगी। आपके दिमाग में आर्सेनिक, रस्टॉक्स, ब्राइनिया ये सब तो आती रहती हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि मैं पेशेंट को बिना किसी मेडिसिन के ठीक कर पाऊंगा, ये आपकी सबसे बढ़िया क्वालिटी होगी और ये आपकी एक्चुअली हीलिंग पावर होगी जो आप अपने पेशेंट को देते हैं। ऐसा बहुत सारे
लोग हैं हमारे बीच में जो ऐसा करते होंगे और हम ये फील करते होंगे कि हाँ यार पता नहीं कैसे ठीक हो गया, जबकि मेडिसिन इंडिकेटेड नहीं होती है। ऐसा बहुत बार होता है। डॉक्टर श्वेता, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो यहाँ तक हो? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं है। थैंक यू। Now, the next case is a 25-year-old married female came with ultrasound with a huge cyst of about 10 centimeter, which was purely operative case by a pathologist. मैं आपको बता दूं कि जिस पैथोलॉजिस्ट की जिक्र हो रहा है ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और इसने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ऑपरेशन के बिना ठीक हो जाए। बाई चांस उसने पूछ लिया पेशेंट ने कि कोई हो तो आप मुझे बता दो जो इसको ठीक कर सके, तो उसने मेरे को रिकमेंडेशन की कि भाई एक बार होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं। हमने उसका केस लिया, physical journals applied low, menstruation regular with cramps in thighs, especially initially 2 or 3 days, almost fainted and needed bed rest. White discharge per vagina occasionally. White discharge per vagina, भाई बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि white discharge per vagina क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से कभी भी टच खत्म मत करना, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन सर सबसे पहले एक डॉक्टर थे जिनको ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में सब कुछ पता था। उसके बाद वो होम्योपैथ बने। हमारे इंडिया जैसी कंट्री में क्या होता है कि हम लोग होम्योपैथ पहले बनते हैं और डॉक्टर बाद में बनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कभी मत करना। तो वाइट डिस्चार्ज पर वजाइना भी जितने भी आज तक मेरे पास स्टूडेंट आए हैं, इवन फीमेल्स के बारे में बता रहा हूँ, उन लोगों को यही नहीं पता कि वाइट डिस्चार्ज पर वजाइना एक्चुअली नॉर्मल कब होता है और एबनॉर्मल कब होता है। ये एक अलग इशू है, मैं आपको जरूर बता दूंगा। Sir, one question is there. Sorry to interrupt you. जी। Yeah. How did you find she only need counseling and no need to give any medicine in that? Yes, good. देखिए ऐसा होता है कि जब हम थर्ड ऑफर्स में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी, जो सबसे पहली लाइन है, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स। आपको जनरली पेशेंट को देख करके जरूर पता लग जाएगा कि इसको मेडिसिन की कितनी जरूरत है। हम में से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर वीपी सिंह सर को भी मैंने कितनी बार हर एक पेशेंट को एक्यूट केसेस में एसएल देते हुए देखा है। जब मैं अपने सर के पास था, डॉक्टर एसके डे सर के पास, जब मैं उनके साथ पढ़ता था, तो पता है हम लोग वो कहते थे कि यार केस टेकिंग करके लाओ, और उनकी ओपीडी में शायद 200 या 300 पेशेंट होते थे जब हम लोग बैठते थे, और हम लोग मेहनत करते थे 2 या 3 घंटे 4 घंटे लगाते थे एक केस को करने में। तो मुझे एक अच्छा सा केस याद है, तो एक फीमेल को हेडेक था और उस हेडेक को हमने कम से कम 2.5 घंटे उस केस में लगाए, उसके हर एक सिम्टम पूछे। वो पेशेंट इतनी परेशान हो गई, वो कह रही कि डॉक्टर साहब मुझे है क्या, मुझे क्या हो गया ये तो बता दो, इतना सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा नहीं मैम आपको ठीक करके भेजेंगे। हमने जाकर के सबको केस प्रेजेंट किया, उन्होंने पता नहीं 5-6 सिम्टम्स ही सुने, पेशेंट को देखा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है दीपक शांत रहो, मैं एक दवाई लिख रहा हूँ, आप जाकर के इनको दे दो। तो दवाई उन्होंने जो लिखी वो सबसे बढ़िया तरीका था कि उन्होंने 4 बॉटल्स लिखी, 1 2 3 4 4 मेडिसिन। सोचो हमारे सन ने जो सिंगल डोजेस पे चलते थे, उन्होंने 4 मेडिसिन लिखी और पेशेंट को समझाया कि पहली वाली सुबह लेनी है, फिर उसके बाद दोपहर को, फिर उसके बाद शाम को और उसके बाद रात को। जब आप अगले दिन जाओगे तो 2 नंबर वाली सुबह लेनी है, फिर उसके बाद 3 नंबर वाली शाम को, 4 नंबर वाली दोपहर को, फिर 4 नंबर वाली शाम को, फिर 1 नंबर वाली रात को लेनी है, और अगले दिन से फिर जो सीक्वेंस शुरू करना है वो 3 नंबर से शुरू करना है। तो हमें लगा कि मैंने कहा सर ऐसा क्या हो गया, हम क्यों दे रहे हैं। तो हमें सर ने फिर हमने जब उनका फार्मेसी का पूरा पर्चा लेके गए, जब आकर के देखा तो उस समय उनकी कोडिंग मालूम नहीं थी कि वो कोड क्या लिख रहे हैं। तो हमें फार्मासिस्ट ने बताया कि ये चारों प्लेसिबोस थे और 15 दिन की मेडिसिन दी, और 15 दिन बाद आकर के उन्होंने जो सर की तारीफ करी कि सर आपने तो जादू कर दिया, इतने सालों से मेरा सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था और मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। तब हमें सर ने बताया कि ये जरूरी नहीं होता कि हमें हर एक केस में मेडिसिन देनी है, ये आपकी एक्चुअल अपनी परसीविंग पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे केस आए जिनको हम 1 साल में सिम्टम्स ही नहीं पकड़ पाए। जैसे एक केस आगे भी बताऊंगा अगर टाइम रहा तो, कि एक फीमेल मुझसे ये कहती रही कि डॉक्टर साहब मुझे तो मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता, मतलब ससुराल में। कॉमन सिम्टम है, हमें लगा हर फीमेल कहती है, लेकिन हम 1 साल हमें बाद मुझे ये लगा कि मैंने कहा जब भी आती है तभी ये बात कहती है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैंने कहा ठीक है आज इसी सिम्टम पे काम करेंगे। तो हमने वो सिम्टम लिया और उसके हस्बैंड को बैठाया, तो उसके हस्बैंड ने बताया कि सर सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, और बाई चांस उस दिन उनके जो ससुराल वाले थे वो भी आए हुए थे, हमने उनको सामने बैठाया
उसी फीमेल के सामने हमने उसको पूछा, तो फीमेल उनके जो घर वाले हैं उन्होंने कहा कि नहीं हमारे डॉक्टर साहब, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और उस फीमेल ने फिर एक्सेप्ट भी किया कि हाँ डॉक्टर साहब ये लोग कुछ कहते नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे पसंद नहीं करते। नाउ दैट इज द सिम्टम। और हमें 1 साल लग गया ये समझने में, क्योंकि शायद उससे पहले मेरा दिमाग कभी परसीव करने लायक ही ना रहा उस फीमेल को, क्योंकि मैं यही सोचता आया था कॉमन सिम्टम है यार, हर फीमेल ऐसे ही कहती है। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि यार ये कॉमन नहीं था, यही अनकॉमन था। और सिर्फ उसी सिम्टम पे मेडिसिन के आधार पे हमने उसको 3 महीने में कंसीव कर दिया है। अभी वो 3rd मंथ के प्रेगनेंसी में है। जब वो उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो हम उसका केस बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करेंगे उन कपल्स को साथ बुला करके। नाउ जो केस चल रहा था, ये 25 ईयर जो मैं पैथोलॉजिस्ट वाला बता रहा था, इसकी पैथोलॉजिस्ट पे चलते हैं। मेंटल स्टेज पे था फियरफुल स्पेशली फॉर सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, ड्रीम ऑफ स्नेक, मल्टीपल ब्लैक कलर। नाउ ड्रीम ऑफ स्नेक पे हमने बहुत सारा काम किया। 2010 या 11 में मैंने एक ड्रीम ऑफ स्नेक पे एक लेक्चर्स भी दिए थे और एक स्टडी भी पब्लिश करी थी जो बहुत ही अलग थी। मैंने आपको बताया कि होम्योपैथी इतनी स्पेसिफिक है कि आपको ब्लैक कलर का स्नेक दिखेगा तो अलग मेडिसिन है, ग्रीन कलर का दिखेगा तो अलग है, अगर सांप आपको खा रहा है तो अलग मेडिसिन है, अगर आप सांप को खा रहे हो तो अलग मेडिसिन है। तो दिस इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और हमें वो परसीविंग सीखनी पड़ेगी। और ये परसीविंग सीखने के लिए आपको कभी कोई किताब परसीव करना नहीं सिखा सकती। इसके लिए आपको अपना कोई ना कोई या तो गुरु पकड़ना पड़ेगा या फिर आपको अपने आप ही ऑब्जर्वेशन करके ये सीखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, हमने सिर्फ अपने इंटर्नशिप में डॉक्टर एस.के. डे सर के साथ जो भी 8-9 महीने ओपीडी करी, सिर्फ उसी के बाद मैंने अब तक किसी को फॉलो नहीं किया है। सिर्फ अपने आप को फॉलो करता हूँ और अपनी किताबों को फॉलो करता हूँ और मुझे सब कुछ मिल जाता है। जब कभी फंसता हूँ तो अपने डे सर को याद कर लेता हूँ और यकीन मानोगे कि कभी जब उनको फोन करने चलता हूँ उससे पहले केस सॉल्व हो गया होता है। तो फिर मैं सर से हाल चाल पूछ करके उनको फोन रख देता हूँ। तो ऐसा होता है। तो आप पढ़ते रहो और बीइंग ए डॉक्टर आप ह्यूमन बॉडी को जरूर समझते रहो। जब तक ह्यूमन बॉडी को नहीं समझोगे आप इधर उधर भटकते रहोगे। नाउ द प्रिस्क्रिप्शन वाज लेकेसिस म्यूटस फॉलोड बाय बेलाडोना 6 फॉर एक्यूट विद एसएल। नाउ इसमें लेकेसिस 1M देने के बाद हुआ क्या था कि मुझे क्यों बेलाडोना की जरूरत पड़ी। देखो, जब हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं या फिजियोलॉजी सीखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज को ड्रेन कर रहे हैं तो वो ड्रेन कहाँ हो सकती है। जनरली क्योंकि इतना सीवियर केस था, हमने जब लेफ्ट साइड की ओवरियन सिस्ट को देखा, हेमरेजिक थी और हमें लगा कि यार वो बस्ट हो जाए। तो बस्ट होने की 2 कंडीशन है, या तो सब कुछ डिसॉल्व होकर के फैलोपियन ट्यूब के थ्रू सब कुछ वापस आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, या फिर वो गिर करके सब कुछ पेरिटोनियल कैविटी में चला जाए। और अगर पेरिटोनियल कैविटी में चला गया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, पेशेंट पेरिटोनाइटिस में पहुंच जाएगा और वो सीवियर केस हो सकता है। तो आपको ये फॉलो करना जरूरी है, आपको ये पता करना जरूरी है कि आपकी मेडिसिन किस हद तक वर्क कर रही है और कहाँ एक्यूट मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है। जहां भी आपको एक्यूट मेडिसिन की जरूरत पड़े वहां जरूर आप यूज करिए, उसमें कोई हिचकिचाना नहीं होता, क्योंकि हमारी एक्यूट मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन से भी ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। इस फीमेल को सुनिए। हेलो, मेरा नाम भक्ति शर्मा है। मुझे पीसीओडीज की प्रॉब्लम थी। एक्चुअली वो एक वाटर सिस्ट थी 10 सेंटीमीटर की ऑन माय लेफ्ट ओवरी। मैं काफ़ी परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा थी, पेन होता था उसमें बहुत ज़्यादा। ऑर्बिट क्लिनिक क्या नाम मैंने सुन रखा था पहले, तो मैं गई वहाँ पर। उन्होंने मुझे पहले मेरी काउंसलिंग की कि क्या होता है, कैसे होता है, सारी बात, सारे टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ था। डॉक्टर दीपक शर्मा ने काउंसलिंग की थी पर्सनल की क्या क्या सिम्टम्स हैं। मुझे उस वक्त कुछ सपने भी आते थे। उन्होंने उसके बारे में मुझसे पूछा कि ऐसा सपने आते हैं या वैसे आते हैं, तो वो सब कुछ ठीक था। फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। मेरा ट्रीटमेंट किया था वो उससे मुझे काफ़ी क्या 100% मेरा इलाज हो गया था। उससे सिस्ट थी वो रिवॉल्व हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। मैंने नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें नहीं थी। थैंक यू। आप सब लोगों को सुनकर के ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ये जो केसेस हैं आपको ऐसी ऑडियो सुना दी, वीडियो सुना दी, लेकिन हम लोग पता है कहाँ मात खा गए।
आपने जब मैं केसेस अपने शुरू कर रहा था तो मैंने आपको सब लोगों को बताया कि हमने जो स्टडी की वो 2017 तक की। तो ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद मेरी पीसीओएस की स्टडी रुक गई हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि 2017 में मैंने कुछ परसीव कर लिया और ये जाना कि जो हम स्टडीज कर रहे हैं, जो हम ऐसे केसेस प्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक्चुअली दे हैव नो वैल्यूज। मैं आपको बहुत क्लियर सी बात बता रहा हूँ कि हमने रिपोर्टाइजेशन किया, हमने ऑडियो सुना दिया, आपको वीडियो दिखा दी, पेशेंट से मिलवा भी दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम लोग को जो स्टडी चाहिए वो बायोस्टैटिकल डाटा के हिसाब से स्टडी चाहिए। और 2017 में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया कि अब हम जितने भी केसेस हैं वो बायोस्टैटिक्स के हिसाब से प्रेजेंट करेंगे और उसकी एक ऑथेंटिक स्टडी बनाएंगे ताकि होम्योपैथी आगे चल करके पब्लिश हो सके। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप शायद आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन हमारे यहाँ के होम्योपैथी के जर्नल्स जनरली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो हमारी यूजीसीज हैं उससे रिजेक्टेड हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी बायोस्टैटिकल डाटा नहीं है, और जब बायोस्टैटिकल डाटा नहीं होता तो इसकी वजह से सारे लोग अपनी स्टडीज को पूरी तरह से पब्लिश नहीं कर पाते। इसलिए हमने 2017 से केस प्रेजेंटेशन करना थोड़ा बंद कर दिया है, या वही केसेस कर रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 2019 का जो केस है, इनको भी हमने बायोस्टैटिकल्स में अरेंज कर लिया। 2022 का हमारा प्रोजेक्ट है कि हम लोग आपको बायोस्टैटिक्स के हिसाब से आपको केस दिखाऊं। सो इस पेशेंट की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। सेम लेबोरेटरी से सेम पैथोलॉजिस्ट ने उसको देखा, और सेम जब आप पहली रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो ए वेल डिफाइंड लोबुलेटरी सिस्टिक लीजन विद इंटरनल माइल्ड थिक septation noted in left adnexal area appears to be rising from left ovary. No evidence of solid component seen. Ovaries are not delineated separately. Size of lesion approx 10:9:8 centimeter. ये वही पैथोलॉजिस्ट है जिन्होंने इनको ये कहा था कि ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकती। सेम उस समय डेट थी 4 अगस्त 2015 और 8 मई 2016 को अल्ट्रासाउंड टीवीएस उसी सेम पैथोलॉजिस्ट से द इंप्रेशन इज नॉर्मल ईसीसी, द बोथ ओवरीज आर नॉर्मल इन साइज एंड इको टेक्सचर। सो जब तक हम होम्योपैथी को बायोस्टैटिकल के हिसाब से डाटा नहीं देंगे, आज मेरे इस डाटा को दिखाने का मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता जब मैं ऐसे केसेस प्रेजेंट करता हूँ जिसमें सिर्फ आपको रिपोर्ट दिखा दी, आपको बता दिया कि मैंने मेडिसिन दी है, ऐसे ठीक हो गया। जब बायोस्टैटिक्स के हिसाब से दिखाऊंगा तो हो सकता है कि और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको होम्योपैथी को मेन स्ट्रीम में लेके आना है तो अपने सारे डाटाज को बायोस्टैटिक के हिसाब से लेकर के चलिए, तभी आप अच्छा सा काम या होम्योपैथी एक अच्छा काम कर पाएगी। आई थिंक आई विल प्रेजेंट द नेक्स्ट बिकॉज ये बहुत लंबा केस है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि शी इज ए फीमेल ऑफ 20 ईयर और हमारे पास 8 अक्टूबर 2011 को आई थी विद सीवियर पेन एंड क्रैम्प्स इन बोथ थाइज और फर्स्ट डे पे पीरियड सिंस मेनार्की। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 3 चीजें हमेशा याद रखना। नंबर 1, मेंसेस से पहले क्या हो रहा है, मेंसेस के बीच में यानी कि ड्यूरिंग मेंसेस क्या है, और आफ्टर मेंसेस क्या हो रहा है फीमेल के साथ, ये आपको जरूर जानना है। बहुत सारे केस लिया, सब कुछ लिया, और हमने जो मेडिसिन चूज करी इन सिम्टम्स के आधार पर कि डिजायर फॉर आइसक्रीम्स, बनाना और ऑरेंजेस, लाइन ऑन एब्डोमेन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा एंड डायबिटीज, डिनोट साइकोटेक्मियाज, एंड द मेडिसिन वाज मेडोरिनम। आप लोगों को जब मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि विटामिन B12 और D3 की डेफिशिएंसी से भी बहुत सारी पीसीओडी या लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, तो आप इस पे भी जरूर ध्यान देना। हमने इस केस को 2011 में मेडोरिनम 1 mg दी, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में थोड़े मेंसेस में रिलीफ हुए, पेन भी कम हुए, थर्ड प्रिस्क्रिप्शन, फोर्थ, और हमने फोर्थ प्रिस्क्रिप्शन में जब इसको स्किन इरप्शन आए तो कैलकुलेट सेल्फ 200 सी थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम ऑब्जर्वेशन के साथ सीखते हैं। हमने कैलकुलेट सेल्फ 200 सी दी क्योंकि हमें सिर्फ मेंसेस पर थोड़ी प्रेगनेंसी पे काम करना था, और उसके बाद हमें 27 फरवरी 2012 तक हमने इसको कुछ भी नहीं सुना था, लेकिन 2014 में हमें पता लगा कि उसका एक 1.5 मंथ की लाइफ प्रेगनेंसी है, जो उसने एक्सेप्ट किया कि हमारे ट्रीटमेंट सी थी। तो गीतिका को मैं सुनवाना चाहता हूँ। Hi, I'm Geeti Saxena Bisaria. I had the problem of PCOD since my teenage, and that also resulted in thyroid and facial hair growth.
Then I met Dr. Deepak Sharma, and I found his diagnosis very in-depth and detailed. That helped me gain confidence in him. Under his treatment, gradually I noticed significant signs of improvement. My thyroid levels came down to normal, and facial hair growth also reduced. I would like to thank Dr. Deepak Sharma for his help in helping me recover from PCOD, and recently I'm blessed with a baby. Thank you. मैं हमेशा ऐसे पेशेंट्स का थैंक यू करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे से मेडिसिन ली और बाद में कम से कम मुझे बता दिया कि हम ठीक हुए या नहीं हुए। नाउ जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ लोग क्लासिकल होम्योपैथी यूज करते हैं, कोई क्लिनिकल होम्योपैथी यूज करते हैं, तो सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स होंगे। लेकिन मैं जो होम्योपैथी यूज करता हूँ वो बुक्स के अकॉर्डिंग यूज करता हूँ। मुझे कभी भी किसी को फॉलो करने की इसलिए शायद जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी बुक्स में इतना सारा मटेरियल है कि आप सब कुछ पढ़ते रहो, ऑब्जर्व करते रहो और अपना काम करते रहो। होम्योपैथी कभी भी क्लासिकल क्लिनिकल कुछ भी नहीं होती, वो सिर्फ एक हैनिमैनियन होम्योपैथी है जिसको हमें प्रैक्टिकल रूप में इस पूरी दुनिया को प्रेजेंट करना है। 200 साल में नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो जाए। अभी भी जब ये कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि होम्योपैथी क्यों नहीं प्रूव कर पाए, तो मैं उन सब लोगों को यही समझाता हूँ कि ये प्रॉब्लम होम्योपैथी की नहीं है, ये प्रॉब्लम है उन साइंटिस्ट की जो हमारे होम्योपैथिक डायल्यूशन में उस मॉलिक्यूल या उस एनर्जी को ढूंढ नहीं पा रहे। तो ये रिसर्चर्स काम करें, ये उनके लिए चैलेंजेस हैं कि वो होम्योपैथी में क्यों कुछ ढूंढ नहीं पा रहे। और मेडिसिन काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और सब कुछ अच्छा काम कर रहा है। जो लेकेसिस स्नेक कब का एक्सटेंट हो गया है, उसके बावजूद भी लेकेसिस आज भी वैसे ही काम करती है जैसा वो पहला करते आई थी। तो फ्रेंड्स, क्लासिकल होम्योपैथी, क्लिनिकल होम्योपैथी, कोई भी होम्योपैथी यूज करो, लेकिन सिर्फ होम्योपैथी यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग बस कैसे भी करके होम्योपैथी यूज करो और ऑब्जर्वेशन करते चले जाओ। नाउ दिस इज माय चार्ट। ये मैंने अपना एक चार्ट बनाया हुआ है। एपिस की जेलिसी से लेकर के एंजाइटी फॉर द फ्यूचर, ऐसी फीमेल जो बहुत टीनेज में है, जेलिसी के साथ है, स्कूल गोइंग गर्ल है, फॉर एंजाइटी फॉर द फ्यूचर, फिर कॉन्ट्राडिक्शन के फेज में, फिर उसके बाद साइलेंट फेज में। और ये साइलेंट फेज दो चीजों में कन्वर्ट होते हैं, या तो बहुत साइलेंट हो जाती है पल्सिला, या बहुत एग्रेसिव हो जाती है सीपिया। And pulsilla will convert into the Chelicia and sepia will convert into the lecasis. The whole chart will cover all the medicines for the female cycle. I think इसी में ही ज्यादातर फीमेल्स ठीक हो जाती हैं, बस कहाँ पर किस पावर में कौन सी मेडिसिन को यूज करना है, ये एक कला है और ये एक आर्ट है जो हर एक होम्योपैथ को एक ऑब्जर्व टाइम में आ जाती है। ऐसा कोई होम्योपैथ नहीं देखा जिसको नहीं आती है, सबको आती है। किसी को 1 साल में, किसी को 2 साल में, किसी को 10 साल में आती जरूर है। बस आप होम्योपैथी पे लगे रहें। कैलकिरे का, लाइकोपोडियम और कैलकिरे सल्फ का, ये हम मेरी अपनी स्टडी है जिसको हमने 2012 से लेकर के 2016 तक कुछ केसेस में ट्राई किया एक सीक्वेंस में, जिसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिले। लेकिन क्योंकि मुझे कुछ डाटा ऐसा नहीं कलेक्ट कर पाया जिसको मैं आपको बता सकूं कि हाँ ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। जो मैं करता हूँ अपने हर एक स्टूडेंट को बताता हूँ, हर एक डॉक्टर्स को बताता हूँ कि हाँ मैंने ये किया है। तो ये 3 मेडिसिन ऐसी हैं जो मैंने यूज करी कुछ पीसीओएस के केसेस में और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिले। नाउ यूट्रस हर एक फीमेल से एक्सक्यूज करना चाहता है कि वेल एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग मी जस्ट ट्राइंग टू डू माय जॉब। जो फीमेल्स की आजकल की लाइफ स्टाइल है, इसमें आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिए फीमेल्स, लेकिन हाँ यूट्रस को अपना काम करने दीजिए। अगर आप उसको अपना काम नहीं करने देंगे तो वो बेचारा हर्ट हो गई। Now, thank you so much. Thank you and thank you. And thank you for wishes कि आप सब लोगों ने इतनी सारी विशेष दी मुझे आज बर्थडे पर। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज बर्थडे के दिन ही मुझे अपना लेक्चर देने का सौभाग्य मिला है DHML में। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. It's such a wonderful lecture. And हम तो आपको PCOS पे बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन हर बार जब भी सुनते हैं तो कुछ नया ही हमें मिलता है। और thank you for such a wonderful webinar. और हमारे पैट्रन सर हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगी डॉक्टर VP सिंह सर कुछ कहें। तो श्वेता जी, मैं आज के स्पीकर और हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दीपक शर्मा को उनके जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा।
और DHMA की तरफ से मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, कोई लंबी उम्र जिए। दूसरी बात ये है कि हमने देखी अभी तक सभी ऑडियंस ने ये सब देखा कि डॉक्टर दीपक शर्मा ने अब तक के जो केसेस ठीक किए हैं उसमें मेडिसिनल कम, कॉन्फिडेंशियल ज़्यादा हैं, कॉन्फिडेंस से ज़्यादा किए हैं। तो ये तो एक्चुअली ये प्रैक्टिस से आता है। अभी मैं आपको बता दूं कि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं, जैसे डायरिया होना, वोमिटिंग होना, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। जिस पेशेंट का आपके ऊपर विश्वास है, अगर आपने कह दिया ले बेटा जा करके ये दवाई ले ले ठीक हो जाएगा, आपके ऊपर उसका विश्वास है, उसका आपके ऊपर विश्वास है, तो ये दोनों की कोरिलेशन जो है पेशेंट को ठीक करने में बहुत बड़ा सहयोग करता है। अभी जो जितनी भी ऑडियो वीडियो डॉक्टर दीपक शर्मा ने दिखाई हैं, ये एक्चुअली वाकई काबिल तारीफ है और इसमें एक्चुअली हमें देखना चाहिए और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इतनी सारी मेडिसिन नहीं इन्होंने ली है, कुछ सेलेक्टेड मेडिसिन है, हम लोग अपनी प्रैक्टिस में उनको लेकर के देख सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये आती है कि PCOS या PCOD में हर आज के टाइम में आप देखिए कि अभी डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि मेनार्ची में भी हम देख रहे हैं कि पहली मेंसेस में, दूसरी मेंसेस में ही PCOD के केसेस आ रहे हैं। तो इस तरह के ये बहुत ही एक चैलेंजिंग हमारे सामने आगे का टाइम है, क्योंकि हमने भी आज 30-35 साल की प्रैक्टिस में ये देखा कि हम पहले कभी सुनते थे कि यार फला लेडी के 10 किलो की रसोली निकली और वो निकाल देती, ठीक हो जाती थी और उनको किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर दीपक शर्मा ने जो 2-3 सिम्टम्स बताए हैं और ये हम रोजाना देखते हैं, हिर्सुटिज्म है, ओबेसिटी है, उनकी जो बिहेव है वो चेंज है, क्वेलसम है वो अपने साथ में, स्पाउस उनका क्वेलसम में रहता है। तो इस तरह की चीजें हैं। बहुत ही वंडरफुल लेक्चर आज दीपक शर्मा का रहा है, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी नॉलेजफुल। अगेन वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू दीपक शर्मा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो डॉक्टर श्वेता, मैं अपना बाकी का काम जरूर शुरू कर दूं, अब तो मैं एज ए स्पीकर खत्म हो गया। Yes, sir. Over to you. जी, आप सब लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो मुझे 9711153617 पर व्हाट्सएप करें या हमें dhmadelhi@gmail.com पर ईमेल करें। हमने सब लोगों को लाइव स्ट्रीम पे फेसबुक पे भी आज रखा है। और दूसरी बात ये कि अगर हम सब लोगों को ईमेल भेज रहे हैं, अगर किसी को भी नहीं मिल रहे हैं तो हमें जरूर बताएं। लॉकडाउन के दौरान हम लोग जो वेबिनार की सीरीज चालू कर रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं और जो हमें लास्ट कंप्लेंट मिली थी वो ये मिली थी कि हम लोग बहुत लंबा सेशन को ले रहे हैं। तो आज हमने कोशिश करेंगे कि इसको मैक्सिमम 1.3 आवर्स का या 1.5 आवर्स का रखेंगे। और इसके अलावा और भी कोई सजेशंस हो तो आप प्लीज हमें देते रहें। मेरे सेशन के दौरान अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन था जो रह गया हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप 9711153617 पर भी पूछ सकते हैं। मैं हमेशा होम्योपैथी को सिखाने के लिए या ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी या फिजियोलॉजी सिखाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप लोगों को अगर मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पता लगाएंगे कि किस सीक्वेंस में अगर चले तो कौन सा मियाज़मेटिक बैकग्राउंड डेवलप होगा। हालांकि डॉक्टर गरिमा ने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि हम इस पार्ट पे ज़्यादा चलें, लेकिन डॉक्टर गरिमा, मुझे पता है कि पहले जब तक मैं ह्यूमन एनाटॉमी या फिजियोलॉजी आपको नहीं बताऊंगा तो आप कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल में मियाज़ कहाँ से डेवलप हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि भाई दांत टेढ़े निकल गए तो सिफिलिटिक है, ऐसा नहीं है। आपको वो जेनेटिक्स देखनी है, आपको वो सब कुछ देखना है जहां से वो एरर आई है। और मियाज एक ऐसी चीज नहीं है जो आप पर्टिकुलर एक बार बैठे और 2 घंटे में आपने मियाज डायग्नोस करके भेज दिया, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो जो लोग चैट में अपना नंबर मांग रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी चैट में नंबर लिखे हुए हैं 9711153617 पर। डॉक्टर जलापा, मैं अभी दोबारा आपको मैसेज कर देता हूँ। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, जितने भी अगर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जो सीनियर्स हैं उनको तो मैं कुछ भी एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फिर कहूंगा कि अगर वो फाइनल ईयर में भी आ गए हैं तो अपनी एनाटॉमी, अपनी फिजियोलॉजी दोबारा से रिपीट कर लें, क्योंकि पूरी लाइफ आपको मैथमेटिका या ऑर्गेनम के साथ बितानी है। तो आप जरूर ह्यूमन एनाटॉमी या फिजियोलॉजी को जरूर एक बार पढ़ लें, क्योंकि अगर आपकी ये 2 सब्जेक्ट वीक रह गए तो आपकी पैथोलॉजी, आपकी सर्जरी, आपकी क्लिनिकल चीजें सब कुछ वीक रह जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको जरूर मियाज़ के बारे में बताऊंगा कि कैसे फिजियोलॉजी डेवलप करती है मियाज़ को, कैसे मिक्स मियाज़ होता है और कैसे सेपरेट मियाज़ होता है, कौन सी डोमिनेंसी में आप मियाज़ को पकड़ेंगे। तो आप जरूर, अगर लॉकडाउन के दौरान मुझे मौका मिला, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्पीकर्स वेटिंग में हैं, तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर इसके ऊपर आपको बताऊंगा।
सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीपी सिंह सर, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर गरिमा, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।